मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ, रोज के रोज नए नए तमाशे से। बस अब बहुत हो गया। आखिर इंसान कितना सहे। सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। रोज रोज एक ही बात, न मन का खा सकते और न ही पहन सकते। हर वक्त रोक टोक। दोपहर का वक्त था और आदत के अनुसार काम निपटाकर सुरभि पलंग पर पसर गई। कमर सीधी करते करते ही बड़ी बहन सरोज का फ़ोन लगाया और फिर दोनों बहनें शुरू हो गई। अरे सुरभि, तू क्यों सहन करती है सास की मनमानियाँ? सुमित से क्यों नहीं कहती? मैं तो तेरे जीजू से कोई बात नहीं छिपाती। हर रात सोने से पहले उनकी माँ का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देती हूँ। जब तक वे मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, हाथ भी नहीं लगाने देती। सरोज ने अपने अनुभव के सिक्के बांटे। दीदी, सुमित तो बिल्कुल अलग है। अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते, उल्टे मुझे ही एडजस्ट करने की नसीहत देने लगते हैं। सच दीदी, ससुराल के मामले में तुम बहुत खुशहाल निकली। जीजा जी तुम्हारी उंगलियों पर नाचते हैं। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। सुरभि ने एक गहरी सांस भरी। वो तो है, अच्छा चल रखती हूँ। तेरे जीजू का 2 बार फ़ोन आ चुका है, मेरे बिना चैन नहीं उन्हें भी। सरोज इतराई। चल ठीक है, थोड़ी देर में सास की चाय का समय हो जाएगा। मुझे तो 2 घड़ी चैन की नींद भी नहीं मिलती। अपने को कोसते हुए सुरभि ने फ़ोन काट दिया और फिर एसी की कूलिंग थोड़ी और बढ़ाकर चादर ओढ़कर सो गई। सुरभि की सुमित से शादी को मात्र 3 वर्ष हुए हैं। सुमित एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है। सैलरी अच्छी है। माँ पापा के साथ रहने से मकान का किराया, पानी, बिजली, राशन आदि का कोई खर्चा उसे जेब से नहीं देना पड़ता। जो भी पैसा खर्च होता है वह स्वयं और सुरभि के निजी शौकों और ज़रूरतों पर ही होता है। शादी से पहले सुरभि ने सपनों सी जिंदगी का कल्पना की थी, जिसमें सिर्फ पति के साथ मौज मस्ती ही थी। उसके सपनों की दुनिया में सास ससुर नामक खलनायक नहीं थे। कितने अरमानों के साथ सुरभि ने ससुराल की देहरी लांगी थी, लेकिन जब पता चला कि जनाब सुमित को अकेले रहकर शादीशुदा जिंदगी के मजे लेने का कोई शौक नहीं है तो वो बुस्सी गई। जब तब अपनी माँ के सामने अपना दुखड़ा रोकर मन हल्का करने की कोशिश करती, लेकिन माँ ने कभी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और ना ही कभी अलग गृहस्थी बसाने के उसके सपने को पोषित किया। ससुराल गेंदे के फूल सा होता है, कोई पंखुड़ी छोटी तो कोई बड़ी, लेकिन जब सब मिलकर आपस में गुंज जाती हैं तो फूल की छवि दिखने लायक होती है। माँ हमेशा उसे समझाती थी, लेकिन सुरभि के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। इसलिए वह आजकल माँ से बस नपी तुली बात ही करती थी। हाँ, लेकिन बड़ी बहन से बिना नागा बात करती है और उससे ससुराल से अलग घर लेकर रहने से संबंधित सलाह भी मांगती रहती है। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन आग में घी डालने का काम किया सामने वाले घर में किराए पर रहने आए दंपति सौरभ और पूजा थे। सौरभ भी सुमित की तरह एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है, लेकिन पूजा का ठसका तो देखो। कभी जीन्स, कभी शॉर्ट्स तो कभी कोई और दिल जलाने वाले वेस्टर्न पोशाक। सुरभि देखती तो कलेजे पर सांप लौट जाता। ऊपर से स्टाइलिश हेयर कट और मेकअप से पुता चेहरा सुरभि के दिले दिमाग में हलचल मचाए रहता। क्या ज़िंदगी है! इसे कहते हैं ज़िंदगी के असली मज़े लूटना। मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे, तभी तो ये बेड़ियाँ मेरे पाँव में डल गई। सुरभि सोच सोच कर दुबली होने लगी। पेट में पचने वाली तो बात थी ही नहीं। बहन को नमक मिर्च लगाकर बताया, अरे तो बावल कुआं तेरे पास है और तू है कि प्यासी घूम रही है। पूजा से दोस्ती गांठ और ले ले शाही ज़िंदगी जीने के। सरोज ने हाथों हाथ सलाह दे डाली। बस फिर क्या था, सुरभि पूजा से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी। पूजा तो खुद जैसे उसी की पहल का इंतज़ार कर रही थी। हाय से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे अतरंग होने लगी और जल्द ही दोनों घी खिचड़ी सी घुल मिल गई। कभी पूजा सुरभि के पास तो कभी सुरभि पूजा के साथ। देखो सुरभि, पति नामक जीव को अपने इशारों पर नचाना हो तो लटके झटके दिखाने ही होंगे। तुम सारा दिन सूट साड़ी में लिपटी रहती हो। बेचारे सुमित का भी मन करता होगा ना तुम्हें मॉडल सी सजी धजी देखने का। कभी कुछ बोल्ड पहनो, नया ट्राई करो, फिर देखो कैसे सुमित तुम पर लट्टू हुआ जाता है। पूजा ने भी वही सलाह दे डाली जो सरोज दिया करती है। क्या खाक पहनूं? सुमित से पहले तो उसके माँ पापा देखेंगे, फिर जो कोहराम मचेगा उसका पूरा मोहल्ला फ्री में मजा लेगा। सुरभि ने मुंह बनाया। फिर तो सुरभि एक ही उपाय है, कोप भवन। जैसे कैकेयी ने दशरथ से अपनी शर्तें मनवाई थी, वैसे ही तुम भी कोई नाजुक सा मौका तलाश करो। पहले ढील दो और फिर खींच लो डोरी। पतंग ना कटे तो मेरा नाम बदल देना। पूजा ने मंथरा की भूमिका निभाई। सुरभि मौका तलाशने लगी। समय शायद इस बार सुरभि के पक्ष में ही चल रहा था।
अगले ही महीने सुरभि ने खुशखबरी दी कि घर में तीसरी पीढ़ी का आगमन होने वाला है। सास ने बलाएं ली, भारी काम करने से मना किया। ससुर हर समय चहकने लगे और सुमित के तो मिजाज ही निराले लग रहे थे। पत्नी पर बादलों सा उमड़ घुमड़ कर प्यार आने लगा। दोस्तों में उठना बैठना कम हो गया। खिलौनों से कमरे में जगह कम पड़ने लगी। मनुहार करके खिलाने पिलाने लगा। सुरभि के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इस हंसी खुशी के बीच कहीं ना कहीं साजिशों के बीच भी अंकुरण की जगह तलाश रहे थे। 8 महीने पूरे हुए। सुरभि की गोद भराई की रस्म के बाद अब कल उसे अपने मायके जाना है। पूरी रात सुमित की हिदायतों का लेक्चर जारी था। ये करना, ये मत करना, ऐसे बैठना, ऐसे सोना। सुमित बोले जा रहा था। सुरभि सुनने का दिखावा करती लेटी थी। दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। गर्भ का समय पूरा हुआ और सुरभि ने एक नन्हे फरिश्ते को जन्म दिया। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। टोकरे भर भर कर मिठाई और बधाइयों का आदान प्रदान हो रहा था। पोते को देखने के लिए दादा दादी सिर के बल चले आए। सुमित के पांव भी कहाँ रुकने वाले थे। बिना किसी की परवाह किए सीधे सुरभि के पास पहुंचा। बेसब्रा कहीं का, कहकर मां मुस्कुराई, लेकिन देखा जाए तो खुद उन्हें भी कहाँ सब्र था। खैर, सुमित ने जैसे ही अपने बेटे को अंक में भरने की चेष्टा की, सुरभि ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। सुमित ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर गड़ा दी। इतनी आसानी से नहीं सुमित जी, पहले एक प्रॉमिस करना होगा। सुरभि इटलाई। इस अनमोल रतन के बदले जो चाहे मांग लो रानी। सुमित भी नौटंकी करने में कहाँ कम था। झूठ बोले कौवा काटे। देखो, सच्चे मर्द हो तो झूठे वादे मत करना। सुरभि ने उसके पौरुष को ललकारा। प्राण जाए पर वचन न जाए। सुमित ने भी चुनौती स्वीकार कर ली और इसके साथ ही सुरभि ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए नन्हा फरिश्ता पिता की गोद में डाल दिया। सुमित तो उसे छूते ही निहाल हो गया। कभी उसका गाल अपने गाल से सटाता, कभी उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता। मोगैम्बे खुश हुआ। कहो, क्या मांगती हो? सुमित ने बच्चे के चेहरे को निहारते हुए पूछा। एक अलग दुनिया जिसमें सिर्फ हम 3 ही हो, सुरभि ने सपाट स्वर में कहा। सुमित के हाथ पांव कांप गए। क्षण भर में ही दशरथ और पुत्र बनवास का सा एहसास हो गया। बच्चे पर पकड़ ढीली पड़ने ही वाली थी कि माँ ने आकर संभाल लिया। शायद उन्होंने सुरभि की बात सुन भी ली थी। सुमित आंखें चुराता हुआ बाहर निकल गया। लुटे मुसाफिर की तरह तीनों गए। बच्चे के जन्म की खुशी फीकी पड़ गई। महीना भर होने को आया। पति पत्नी की बातचीत में ठंडापन आ गया। ना रूठना मनाना, ना शिकवा शिकायत, सब कुछ मशीनी। माँ अलग परेशान, सुमित अलग परेशान। कहीं किसी मध्य मार्ग की गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही थी। सुमित के ससुराल से बच्चे के नामकरण का न्योता आया। सब गए भी, लेकिन बुझे बुझे से नाम रखा गया हर्ष। बहू सुमित ने ट्रांसफ़र ले लिया है। बच्चे को लेकर अब वहीं तुम्हें उसके साथ जाना है। रवानगी से पहले सास के मुंह से झरते अमृत वचनों पर सहसा सुरभि विश्वास नहीं कर पाई। उसने पति की तरफ देखा जो मुंह लटकाए खड़ा था। अभी तो उदास हो रहे हो सैया जी, जब खुली हवा में पंख पसारोगे तब पता चलेगा कि आसमान कितना विशाल है। सुरभि ने पति की तरफ भरोसा दिलाने की गरज से कहा। 3 महीने के हर्ष को लेकर सुरभि ने अपने सपनों की दुनिया में पहला पांव रखा। नहीं नहीं, ये जमीन नहीं थी, यह तो आसमान था। सुरभि की ख्वाहिशों को पंख लग आए थे। हम दो, हमारा एक, कल्पना करती सुरभि खुशी से दोहरी हुई जा रही थी। उसने पर्स एक तरफ पटका, हर्ष को पालने में लिटाया और पूरे घर में घूम घूम कर स्वीट होम वाली फीलिंग लेने लगी। एक तरफ से देखा जाए तो यह मेरा गृह प्रवेश ही है, क्यों ना आज कुछ खास बनाया जाए। अपनी जीत की खुशी मनाते हुए सुरभि ने रसोई का रुख किया। सामान खंगाला तो कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। सूजी का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई थी कि हर्ष रोने लगा। सुमित बाथरूम में था। सुरभि बच्चे को देखने की जल्दी में रसोई से बाहर लपकी तो गैस बंद करना भूल गई, और जब वापस आई तो रसोई की हालत देखकर सिर पीट लिया। कढ़ाई के घी ने आग पकड़ ली थी। वह तो सुमित ने तुरंत सिलेंडर बंद करके कढ़ाई पर फेंक दी, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता था। खैर, किसी तरह कच्चा पक्का पकाकर सुमित को ऑफिस रवाना किया। दोपहर के 2 बजने को आए, लेकिन अभी तक सुरभि को नहाने तक का समय नहीं मिला। जैसे ही हर्ष की आंख लगती और सुरभि बाथरूम की तरफ जाने को होती, पता नहीं कैसे शैतान को पता चल जाता और वह फिर कुनमुनाने लगता। वहाँ तो कोई ना कोई होता इसे देखने के लिए। सुरभि के जहन में पूजा की छवि घूम गई।
गुलाब चाहिए तो कांटे भी स्वीकार करने होंगे सुरभि रानी। सुरभि ने अपने निर्णय को जस्टिफाई किया। इतनी जल्दी वो पराजय स्वीकार कैसे कर लेती? फिर उसने एक जुगाड़ लगाया। हर्ष का पालना बाथरूम के दरवाजे से सटाकर रख दिया और आनन फानन 2 मग शरीर पर डालकर नहाने की औपचारिकता पूरी की। फटाफट गाउन पहना और 2-4 कौर निकले। तब तक हर्ष महाराज फिर से कुलबुलाने लगे। सुरभि उसे लेकर बिस्तर पर लेट गई। दिन की पहली सीढ़ी ही पार हुई। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाम को सुमित लौटा तो सुरभि टूटे मुड़े गाउन में अलसाई सी बैठी थी। हर्ष अभी भी उसकी गोद में था। बच्चे को सुमित के हाथों में थमाकर चाय बना लाई और पीते पीते दिन भर का दुखड़ा रो दिया। सुमित ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। मम्मी का चमचा। सुरभि ने मुंह सिकोड़ा। सुनो, आज खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी पिज़्ज़ा खाए बहुत दिन हो गए हैं। सुरभि ने चिरौरी की तो सुमित चलने के लिए तैयार हो गया। सुरभि ने एक हाथ से सुमित की कमर पकड़े और दूसरे हाथ से हर्ष को संभाले बाइक पर उड़ी जा रही थी। सुमित के शरीर से उठती परफ्यूम और पसीने की मिलीजुली गंध ने उसे दीवाना बना दिया था। हालांकि सुमित अभी भी चुप सा ही था। सुरभि ने चाहती थी कि कुछ देर यूं ही हवा से अटखेलियां होती रहे, लेकिन तभी सुमित ने पिज़्ज़ा हट के सामने ले जाकर बाइक रोक दी। महीनों बाद दिलबर के साथ आउटिंग थी। सुरभि ने जी भरकर ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो पिज़्ज़ा विद डबल चीज़ खाए, साथ में फ्रेंच फ्राइज और गार्लिक ब्रेड भी। हर्ष थोड़ी देर तो खुश रहा, फिर परेशान करने लगा तो सुरभि ने फीड करवा दिया। घर पहुंचते ही सुरभि ने खुद को बिस्तर के हवाले कर दिया। दिन भर की थकी हारी तुरंत ही नींद के आगोश में चली गई। सुमित इंतजार करता रह गया। अभी नींद आंखों में पूरी तरह से घुली भी नहीं थी कि हर्ष बाबू ने रंग बदलने शुरू कर दिए। आधे आधे घंटे के अंतराल पर 4 बार कपड़े गंदे कर दिए। पोतड़े बदलते बदलते सुरभि का रोना छूट गया। सुमित ने उसे दवा दे दी, लेकिन दवा भी तो असर करते करते ही करती है। खैर, किसी तरह रात बीती तो हर्ष की आंख लगी। सुरभि ने भी पलकें झपक ली। आंखें खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। सुमित ऑफिस जाने के लिए लगभग तैयार था। सुनो, तुम आज खाना बाहर से ही मंगवा लेना। सुरभि अपराध बोध से घिर गई। आगे आगे देखिए होता है क्या। रात की घटना से बौखलाया सुमित बुदबुदाया। पति के ऑफिस जाते ही सुरभि ने सरोज को फ़ोन लगाया और रात का किस्सा कह सुनाया। ये तो मज़े की सज़ा है रानी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बहन ने उसे छेड़ा तो सुरभि ने कुड़कर रह गई। हो सकता है कि कल तुमने जो पिज्ज़ा खाया वो बच्चे को हजम नहीं हुआ और वह रात भर परेशान रहा। अब तक पूजा भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ बातचीत में शामिल हो चुकी थी। ये एक और नई मुसीबत की मन का खाव भी नहीं। सुरभि ने हर्ष की तरफ देखा। तो एक काम करना, हर्ष को बोतल से दूध पिलाना शुरू कर दे। सरोज ने फिर सलाह दे डाली। लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। सुरभि ने शंका जाहिर की। अरे ओ ज्ञानी की औलाद, जिन बच्चों की माँ उनके पैदा होते ही चल बसती है, वे भी तो किसी तरह पलते होंगे ना। पूजा का यह भद्दा मजाक सुरभि को जरा भी रास नहीं आया, लेकिन हर्ष को ऊपर का दूध पिलाने वाली बात जरूर उसके दिमाग में फिट बैठ गई। दूसरे दिन सुमित के ऑफिस जाते ही सुरभि फीडिंग बोतल खरीद लाई और मिशन दूध पिलाओ में जुट गई। सुरभि ने जैसे तैसे करके 2 घूंट बच्चे के गले में उड़े ले और सफलता पर अपनी पीठ थपथपाने लगी। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में हर्ष ने उल्टी कर दी। वह खुद तो उल्टी में लिपटा ही तकिया सहित बेड की चादर भी खराब कर दी। रोने लगा, वो अलग मुसीबत। फिर भूख लगाई लगता है, सोचकर सुरभि ने फिर से बोतल उसके मुंह से लगा दी। बच्चे को दूध हजम नहीं हुआ और 2-3 घंटे बाद ही उसने दस्त करने शुरू कर दिए। लगता है मुसीबतों ने मेरे ही घर का रास्ता देख लिया है। परेशान सी सुरभि भुनभुना रही थी, लेकिन शाम होते होते फिर से सज धज कर अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो गई। हर्ष को भी डायपर पहना दिया। सुमित के ऑफिस से आते ही तीनों फिर चल पड़े हवाखोरी करने। हर्ष को बोतल का दूध अब भी कम ही हजम होता था, लेकिन सुरभि ने हार नहीं मानी। हिचकोले खाती गाड़ी चल रही थी। एक तरफ आज़ादी की खुली हवा थी तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी की बेड़ियां भी थी। कभी सुरभि पंख पसाकर खुश होती तो अगले ही पल पंख सिकुड़ भी जाते। इसी तरह धूप छांव से दिन निकल रहे थे, लेकिन चैन के दिनों से कहीं लंबी बेचैनियों की रातें होने लगी थी। 2 महीने हो गए सास ने एक बार भी आकर पोते को नहीं संभाला, बस फ़ोन पर ही हाल चाल पूछ लेती थी। जैसे जैसे हर्ष बड़ा हो रहा था, सुरभि के लिए अकेले बच्चे को संभालना दूभर होने लगा। कभी वो रात भर रोता, कभी दूध नहीं पीता, कभी घड़ी घड़ी डायपर खराब करता, तो कभी कुछ और परेशानी खड़ी कर देता। इन दिनों तो न कहीं आना जाना, न पूजा से फ़ोन, न सरोज से चैटिंग,
ना कोई सोशल मीडिया पर सक्रियता। ब्यूटी पार्लर की सीट पर बैठे महीनों हो गए। दिन भर हर्ष और उसके पोतड़े। उनिंदी सी सुरभि हर समय नींद के अवसर तलाशने लगी थी। अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी ना होने से सुमित भी उससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा। खुले आसमान में उड़ने के सपने देखने वाली सुरभि अपनी ही इच्छाओं के घेरे में कैसी होकर रह गई। आजकल हर्ष कुछ ज्यादा ही चिड़ा हो गया है। सारा दिन रीरियाता रहता है। अकेला छोड़ो तो कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेता है। 2 दिन से तो लूज मोशन इतना ज्यादा हो गए कि ड्रिप चढ़वाने तक की नौबत आ गई। घबराई सी सुरभि उसे पास के डॉक्टर को दिखाने ले गई। बच्चे के दांत निकल रहे हैं। ऐसे में मसूड़ों में खुजली होने के कारण बच्चों की हर समय कुछ ना कुछ चबाने की इच्छा होती है, इसलिए वे कुछ भी मुंह में डालते रहते हैं। इसी से पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आप बच्चे को खिलौने में उलझाए रखें, कोशिश करें कि बच्चा अकेला न रहे। डॉक्टर ने उसे कारण बताकर समझाया। हर बार बस मैं ही बुरी कहलाती हूँ। अब साथी कहाँ से लाऊं? बच्चे को अकेले रखने का भी फैसला भी तो मेरा अपना ही सोच था। सुरभि रुआसी हो आई। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मनमर्जी से जीने की ऐंठ अभी भी कम नहीं हुई थी। 8 महीने का हर्ष अब घुटनों के बल चलने लगा था। सोकर उठने के बाद चलना शुरू होता तो फिर चींटी की तरह रुकने का नाम ही नहीं लेता था। घर का वह हर सामान जो उसकी पहुंच में आ जाता, बस उठाया और धम्म से नीचे। कभी ड्रेसिंग टेबल उसकी जद में होती तो कभी रसोई के बर्तन। कभी कभी सुमित के जरूरी कागजात भी उसी के हाथों जन्नत पा जाते। सुरभि उसके पीछे पीछे भागती थक जाती, लेकिन हर्ष सामान गिराता नहीं थकता। क्या करे सुरभि? किसी से शिकायत करने की स्थिति में भी नहीं थी। फिर एक दिन सुरभि दोपहर में हर्ष के साथ लेटी थी। गृहस्थी के बोझ से उकताई हुई सुरभि जल्दी खराटे भरने लगी। हर्ष की नींद कब खुली उसे पता ही नहीं चला। पलंग से नीचे उतरने की कवावद में हर्ष औंधे मुंह गिर पड़ा। गिरने के साथ ही पलंग का कोना उसके माथे में लगा और खून निकलने लगा। बच्चे की चीख के साथ सुरभि की नींद खुली। बच्चे को खून से लथपथ देखकर सुरभि के हाथ पांव फूल गए। तुरंत सुमित को फोन लगाया और खुद हर्ष को लेकर डॉक्टर के पास भागी। सिर में गहरी चोट आई है, 4 टाँके लगे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस उम्र में बच्चे अधिक चंचल होते हैं, उन्हें हर समय निगरानी में रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर के कहने के साथ ही सुरभि की आंखों में आंसू बहने लगे। तुमसे नहीं पलेगा हर्ष, माँ को फोन लगाओ। सुमित उस पर लगभग चिल्ला ही उठता, पर हॉस्पिटल के शिष्टाचार के नाते उसे अपनी जबान पर साइलेंसर लगाना पड़ा। बच्चे की इस हालत के लिए वह सुरभि को ही कसूरवार मान रहा था। सुरभि ने मोबाइल निकाला और सास का नंबर डायल किया। यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं बाहर जाकर ट्राई करती हूँ। सुरभि को उसके ईगो ने बहाने बनाने खूब सिखा दिए थे। सुन पूजा, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लगता है अब सुमित अपने माँ पापा को बुलाए बिना नहीं मानेगा। बताना क्या करूँ, कैसे उन्हें आने से रोकूं? सुरभि ने पूजा को फोन लगाया और आज के घटनाक्रम का ब्यौरा देने लगी। अरे यार, मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। तू सरोज से बात करना। पूजा ने उसे बात पूरी करने से पहले ही टोक दिया। तुम और ससुराल? तुम्हें तो सास ससुर के साथ रहना कभी नहीं सुहाया, फिर अचानक तुम्हारा ये फैसला? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब चौंकने की बारी सुरभि की थी। हाँ यार, अब मैं भी तुम्हारी ही श्रेणी में आने वाली हूँ ना। तुम्हारी हालत देख देख कर मुझे समझ में आ गया कि कुछ दिन का हनीमून पीरियड तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए परिवार से दूर रहने में कोई समझदारी नहीं है, खासकर तब जब निकट भविष्य में उनकी ज़रूरतें पड़ने वाली हो। कहने के अंदाज से ही पूजा का स्वाद टपक रहा था। सुरभि को लगा मानो जिस डाली का वह सहारा लिए बैठी थी उस पर किसी ने कुल्हाड़ी चला दी। अब तक सुमित अपने माँ पापा को फ़ोन कर चुका था। शाम होते होते दादा दादी अपने पोते के पास थे। हर्ष को अभी तक सिर्फ अपने माँ पापा के पास रहने का ही अभ्यास था, इसलिए अजनबी चेहरे को देखते ही वह सुरभि की गोद में दुबक गया। लेकिन खून आखिर अपनी तरफ खींचता ही है। थोड़ी ही देर में हर्ष दादा दादी से घुल मिल गया। रात को भी उन्हीं के साथ सोया। पोते के आगे पीछे भागते भागते दादा दादी के घुटनों का दर्द ना जाने कहाँ गायब हो गया। दूध ब्रेड के सहारे दिन निकालने वाले घर की रसोई दोनों समय पकवानों की खुशबू से महकने लगी। दादी की कोशिशों से हर्ष ने फीडिंग बोतल छोड़कर गिलास से दूध पीना सीख लिया। दादा की उंगली थामकर डगमग डगमग पग भी भरने लगा था। सुरभि, इस तरह तो तुम हम सबको खिला खिलाकर तोंदू बना दोगी, एक शाम सुमित ने रिझ कर कहा तो सुरभि निहाल हो गई। तस्वीर के इस दूसरे रुख से मैं अब तक अनजान ही रही। उफ, कितनी बड़ी नासमझ थी। सोच सुरभि आत्मग्लानि से भर जाती। बच्चों के साथ 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब हमें लौटना चाहिए। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर ससुर जी ने कहा तो सुरभि हैरत से अपनी सास की तरफ देखने लगी।
हाँ, हर्ष के साथ मेरा तो जैसे बचपन ही लौट आया था। लेकिन फिर भी बच्चों को उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने देनी चाहिए। ये उनके खो खेलने खाने के दिन है। उम्र का यह दौर लौट कर थोड़े आता है। सास ने चाय पीकर कप नीचे रखते हुए पति की हाँ में हाँ मिलाई। लौटना तो है ही, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब साथ चलेंगे। मैंने अपना ट्रांसफ़र फिर अपने होम टाउन करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। तब तक आप लोग यहीं रहेंगे अपने परिवार के साथ। सुमित ने एक रहस्यमयी मुस्कान उछाली तो सिरबी ने भी उसका साथ दिया। बड़े सयाने सही कहते हैं कि बिस्तर चाहे कितना भी आरामदायक क्यों ना हो, पूरी रात एक करवट नहीं सोया जा सकता। दादी पहले अपने मूल और फिर सूत की तरफ देखकर मुस्कुराई। हाँ, सुबह के उड़े हुए पंछी शाम को घर लौटते ही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।